हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेज में आप सब लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ संकलन बैच के आलोक में भी आप सब लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोग भली बात से परिचित हैं कि फिलहाल संकलन बैच के अंतर्गत हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन और अध्यापन के कार्यों को प्रारंभ किया हुआ है। हमने ऑलरेडी कई बार आपको बताया हुआ है कि फिलहाल संकलन बैच के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में जो भी आपकी अनिवार्य चर्चाएं होने वाली हैं, वो तमाम प्रकार की अनिवार्य चर्चाएं केवल और केवल आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगी, यानी कि आपके पाठ्यक्रम के क्या होंगी, अनुसार होंगी। दरअसल फिलहाल जो हमने चर्चा का विषय बनाया हुआ है, आपके पाठ्यक्रम में शुरुआत में ही भारतीय संविधान की विशेषताएं करके एक टॉपिक आपको दिया गया है और हम ऑलरेडी ये भी आपको बता चुके हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता जैसा जो टॉपिक आपके सामने आया है, इस टॉपिक को आपको किस रूप में कैलकुलेट करके चलना है। फिलहाल देखिएगा, भारतीय संविधान की विशेषताओं को लेकर के दो प्रकार की कक्षाएं आपको उपलब्ध करवा दी गई हैं। एक कक्षा में हमने केवल इतना ही डिस्कस किया था कि अगर भारतीय संविधान को विश्व का सर्वाधिक विस्तारित संविधान कहने का प्रयास हम लोग करेंगे तो हमें किस प्रकार के तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा, वो तमाम प्रकार के जो आपके तौर तरीके हैं हमने आपको बता दिए हैं। साथ ही साथ भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत हमने ये भी डिस्कशन कर लिया है कि संविधान सभा का मुद्दा हम लोग कैसे जोड़ पाएंगे। हालांकि हमने आपको ये बताया होगा कि संविधान सभा के गठन, व्यवहार और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में ऑलरेडी कई सारी पुरानी वीडियोज आपके पास हैं, उनको हम संकलन बैच का जो प्लेलिस्ट है उसमें ऐड करवा देंगे। लेकिन भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत हमने संविधान सभा को लेकर के कैलकुलेशन अपने थोड़ी डिफरेंट की और हमने भारतीय संविधान सभा का आलोचनात्मक परीक्षण किया, या हमने भारतीय संविधान सभा का आलोचनात्मक क्या है, मूल्यांकन करने की बात की। अब देखिएगा, भारतीय संविधान की विशेषताओं को थोड़ा आगे बढ़ाने का समय आ चुका है और जैसा कि हम लोग भलीभांति परिचित हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था को अपना करके चलता है। क्या कहा हमने, भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था को अपना करके चलता है। और ये भी हमने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि जब आप भारतीय संविधान के चरित्र का परीक्षण करेंगे तो संघात्मक चरित्र आप कैसे बताएंगे, या भारतीय संविधान का एकात्मक चरित्र आप कैसे बताएंगे, या फिर आपको यह कहना है कि भारतीय संविधान का जो चरित्र है वो संघात्मक संविधान तथा एकात्मक संविधान का मिला जुला रूप है। ये बातें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फिलहाल अगर मैंने संघात्मक व्यवस्था को इस क्लास में स्टार्ट किया है तो मैं आपको कुछ अलग ही पढ़ा के चलूंगा। हालांकि कुछ बातें देखो हमेशा ऐसी रहती हैं जो बहुत ज्यादा क्या है, एक कॉमन ग्राउंड के रूप में आपके सामने आते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी चर्चाओं में अपने आप को क्या है, बाकी लोगों से काफी क्या है, डिफरेंट बनाकर भी चलना है। कुल मिलाकर के आज आपको यह डिस्कस करना है कि ये तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान के रूप में व्यवहार करता है। हम ये भी जानते हैं कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो संघात्मक संविधान के अकॉर्डिंग व्यवहार करती है या संघात्मक व्यवस्था के अकॉर्डिंग व्यवहार करती है। लेकिन आज इस मुद्दे को हम क्यों उठा रहे हैं, असल में हम आपको एक विचार देना चाहेंगे और विचार में दरअसल हमको आपको ये समझाना है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान संविधान के निर्माणकर्ताओं के मध्य एक वैचारिक मतभेद का धरातल पैदा हो गया। क्या कहा हमने, संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान संविधान के निर्माणकर्ताओं के मध्य एक वैचारिक मतभेद का धरातल पैदा हो गया। और वैचारिक मतभेद का धरातल कैसे पैदा हुआ, सब लोग ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमको ये तो समझ में आ रहा है कि हमने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। सब लोग ये कहने का कोशिश कर रहे थे कि हमको ये तो समझ में आ रहा है कि हमने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन हम अपने आप को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि इस संघात्मक व्यवस्था को हमको इंग्लिश में क्या कहना है। हिंदी में तो हम समझ में, मतलब हिंदी में क्या है, हिंदी में तो हम अपने आप को समझा पा रहे हैं कि हमने भारत में क्या है, एक संघात्मक व्यवस्था को अपनाने का कार्य किया है। लेकिन इसको इंग्लिश में हमको क्या करना है, तो ये जो आपका वैचारिक मतभेदों का धरातल है संघात्मक व्यवस्था को लेकर के, आज की चर्चा जो आपकी स्टार्ट होगी वो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होगी।
और यही टॉपिक आपको बनाना है, और इसकी जो आप प्रॉपर कैलकुलेशन करके चलेंगे वो भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत ही करके चलेंगे। आज हम एक अलग डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगली क्लास में संघात्मक व्यवस्था को लेकर के ऐसे डिस्कशन या ऐसी शब्दावली का प्रयोग हम करके चलने वाले हैं, संभवतः आपने उन तमाम प्रकार की शब्दावलियों को कभी सुना भी नहीं होगा। कुल मिलाकर के टॉपिक का नामकरण कर लेते हैं। और टॉपिक का नामकरण क्या है? तो टॉपिक का नामकरण यह है कि मामला किसका बनता है? मामला बनता है किसका भाई? संघात्मक व्यवस्था का। मामला किसका बन के आता है? संघात्मक व्यवस्था का बन के आता है। और ये जो संघात्मक व्यवस्था है, इस संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में हमें कहां जाना है? हमें जोड़ना है संविधान सभा को। हमें किसको जोड़ना है? संविधान सभा को जोड़ लेना है। ठीक है, हमें किसको जोड़ना है भाई? हमें संविधान सभा को जोड़ना है। और संविधान सभा के साथ हमें क्या जोड़ना है? हमें संविधान सभा के साथ वैचारिक मतभेदों का धरातल हमें जोड़ना है। वैचारिक मतभेदों का धरातल हमको जोड़ना है। वैचारिक मतभेदों का धरातल हमको जोड़ना है। क्या कहेंगे? वैचारिक मतभेदों का धरातल। और साफ एक बात यहीं पर जोड़ के चलते हैं कि जो उस समय वैचारिक मतभेदों का धरातल आपका क्रिएट हुआ, वो किसके संदर्भ में है? वो संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में ही है। वो किसके संदर्भ में है? वो संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में ही माना जाएगा। वो किसके संदर्भ में माना जाएगा भाई? वो संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में ही माना जाएगा। यानी कि लोग ये तो कहने का प्रयास कर रहे थे कि हिंदी में तो हम अपने आप को समझा पा रहे हैं, लेकिन जो संघात्मक व्यवस्था है उसको इंग्लिश में हमें क्या कहना होगा? क्या हमें इसको इंग्लिश में फेडरल सिस्टम कहना होगा? क्या इसको इंग्लिश में हमें क्या है? फेडरल सिस्टम कहना होगा? या क्या इंग्लिश में हमें इसको क्या है? यूनियन सिस्टम कहना होगा? यूनियन सिस्टम कहना होगा। यूनियन सिस्टम कहना होगा, है ना। यानी कि हम आपको नब्ज कैसे पकड़ी जाती है, ये बात हम आपको यहां पर क्या थोड़ा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो आपका वैचारिक मतभेदों का धरातल उस समय पैदा हुआ संविधान सभा के सदस्यों के मध्य, है ना, इसका हल आप क्या बताएंगे? इसका हल बाबा साहब अंबेडकर, इसका हल बाबा साहब अंबेडकर, इसका हल बाबा साहब अंबेडकर की ओर से प्रस्तुत किया गया। इसका हल बाबा साहब अंबेडकर की ओर से प्रस्तुत किया गया। इसका हल बाबा साहब अंबेडकर की ओर से प्रस्तुत किया गया, है ना। क्योंकि अगर उस समय कोई संविधान सभा के अंदर आपको कोई दिखाई पड़ा था, या तो BN राव साहब इस काम को कर सकते थे, या फिर बाबा साहब अंबेडकर इस काम को करके चल सकते थे। अगर कोई भी कैपेबिलिटी रखता है इस बात का हल दिए जाने के संदर्भ में कि वो समझा पाए संविधान सभा के अदर मेंबर्स को कि हिंदी में तो आप इससे संघात्मक व्यवस्था ही कहेंगे, लेकिन जब मामला निकल के आएगा इंग्लिश का, तो आपको इसको अंग्रेजी भाषा में फेडरल सिस्टम कहना है या यूनियन सिस्टम कहना है। तो इसका हल अगर कोई उस समय देने की काबिलियत या योग्यता रखता था, तो या तो आपके कौन हो जाएंगे? BN राव साहब हो जाएंगे, या फिर कौन आपके हो जाएंगे? बाबा साहब अंबेडकर आपके हो जाएंगे। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एक चीज पहले ही जोड़ लेते हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम यहीं से क्या है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 को जोड़ने की बात करें, अगर हम यहीं से क्या भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 को जोड़ने की बात करें, यानी कि अनुच्छेद 1 को जोड़ने की बात करें, तो अनुच्छेद 1 आपको क्या कहता है? अनुच्छेद 1 आपको यह कहता है कि इंडिया कोमा दैट इज भारत, इंडिया कोमा दैट इज भारत, इंडिया कोमा दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि यहां से भी आप अपने आप को समझा सकते हैं कि जो हिंदी में संघात्मक व्यवस्था है उसको हमारे यहां पर, यानी कि हम अगर अपने संदर्भ में बात करेंगे तो अपने संदर्भ में हम उसको क्या है? फेडरल सिस्टम नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? यूनियन सिस्टम कहेंगे। क्योंकि देख लो आर्टिकल 1 साफ साफ कहता है कि इंडिया कोमा दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहा गया है? शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स।
लेकिन इस मुद्दे को पूरा आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। केवल अनुच्छेद 1 के बिहार पे ही आप अपने आप को पूरा नहीं समझा पाएंगे। केवल अनुच्छेद 1 के बिहार पे ही क्या है, आप अपने आप को पूरा नहीं समझा पाएंगे। यहां पर आपको थोड़ी ग्रेविटी लेकर के चलनी पड़ेगी। इन्वायरमेंट तो आपके समझ में आ रहा होगा, हल्का सा दोबारा से रिकॉल कर देते हैं कि आपके संविधान सभा के सदस्यों के मध्य एक वैचारिक मतभेद का धरातल पैदा हुआ कि जो हिंदी में संघात्मक व्यवस्था है उसको इंग्लिश में हमें फेडरल सिस्टम कहना होगा या यूनियन सिस्टम कहना होगा। इसका हल हम किसकी ओर से निकाल के चलेंगे? बाबा साहब अंबेडकर की ओर से ही निकाल के चलेंगे, क्योंकि आर्टिकल 1 की जो लैंग्वेज आपको दिखाई पड़ती है, इस लैंग्वेज को बनाए जाने के संदर्भ में जो सबसे बड़ी भूमिका है, सबसे महती भूमिका है, वो किसकी है? वो बाबा साहब अंबेडकर की है। तो इसका हल भी आपको किसकी ओर से देके चलना पड़ेगा? बाबा साहब अंबेडकर की ओर से ही लेकर के चलना पड़ेगा। तो आर्टिकल 1 को आप सहारा बना सकते हैं, और जैसे आप आर्टिकल 1 को सहारा बनाने की बात करेंगे तो मेरे प्यारे साथी क्या कहने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहां पर जो हिंदी में संघात्मक व्यवस्था है, हम उसको अंग्रेजी में फेडरल सिस्टम नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? यूनियन सिस्टम कहेंगे, क्योंकि आर्टिकल 1 की जो लैंग्वेज है वो पूरा आपका क्या है? कोऑपरेशन यानी कि सहयोग करके चल रही है। लेकिन कहानी कुछ अच्छी बना लेते हैं, कहानी कुछ बढ़िया बना लेते हैं। ऐसी कहानी बना लेते हैं कि अगर परीक्षा में कोई चुनौतीपूर्ण मैं कहना चाहूंगा भाषा अगर आपके सामने आ जाए तो वहां भी आप अपने आप को उपस्थित करा पाए, आपको हार का सामना ना करना पड़े। मामला क्या बनता है? तो कोई बाबा साहब अंबेडकर की जो समझ थी ना, वो बड़ी कमाल की थी। ऐसे ही उनको मॉडर्न मनु ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता है, और आप कभी भी हमको देखेंगे, हम कभी उनको डॉक्टर BR अंबेडकर नहीं कहते हैं, हम उनको बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, क्योंकि उनके सम्मान में आपको इस प्रकार का संबोधन लेकर के चलना ही पड़ेगा। वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि भाई रास्ता हमारे पास है, लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो रास्ता उन्होंने कैसे बताया। रास्ता उन्होंने ऐसे बताया कि हिंदी में एक शब्द आपको मिलता है जिसको आप क्या कहते हैं? संघात्मक व्यवस्था। हिंदी में एक शब्द आपको मिलता है जिसको आप क्या कहते हैं? संघात्मक व्यवस्था आप कहते हैं। ओके, वो कहते हैं कि अगर आप संघात्मक व्यवस्था को क्या कहना चाहते हैं, अगर आप संघात्मक व्यवस्था को फेडरल सिस्टम कहना चाहते हैं, अगर आप संघात्मक व्यवस्था को फेडरल सिस्टम कहना चाहते हैं तो कहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप संघात्मक व्यवस्था को फेडरल सिस्टम कहना चाहते हो तो कहो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप संघात्मक व्यवस्था को अंग्रेजी में फेडरल सिस्टम कहने का प्रयास करेंगे तो आपको 2 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करके चलना पड़ेगा, और यह आपकी आवश्यकता नहीं, यह आपकी अनिवार्यता मानी जाएगी। तो 2 प्रकार के वाक्य उन्होंने कौन से बताए कि अगर संघात्मक व्यवस्था को अंग्रेजी में आपको क्या कहना है? फेडरल सिस्टम कहना है, तो आपको 2 प्रकार के वाक्य कौन कौन से प्रयोग में लाने पड़ेंगे? आपको यह कहना पड़ेगा कि राज्य रूपी इकाइयों के राज्य रूपी इकाइयों के राज्य रूपी इकाइयों के राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम, राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम। एक वाक्य तो आपको यह प्रयोग में लाना पड़ेगा, राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम, और दूसरा वाक्य आपको प्रयोग में क्या लेके आना पड़ेगा? वो ये लेके आना पड़ेगा कि राज्य रूपी इकाइयों को, राज्य क्या कहेंगे भाई? राज्य रूपी इकाइयों को, राज्य रूपी इकाइयों को, राज्य रूपी इकाइयों को इससे अलग होने का अधिकार, राज्य रूपी इकाइयों को इससे अलग होने का अधिकार, राज्य रूपी इकाइयों को इससे अलग होने का अधिकार, और राज्य रूपी इकाइयों को इससे अलग होने का अधिकार। हम आपको यहीं पर बता रहे हैं अभी पहले कि इस प्रकार के जो वाक्य हैं ये कहां पर प्रयोग में लाए जाते हैं? ये यूएसए में प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार के वाक्य कहां पर प्रयोग में लाए जाते हैं? यूएसए में प्रयोग में लाए जाते हैं। और इसका परीक्षण कराना भी हम आपको सिखाएंगे, चिंता बिल्कुल मत करना। इसका परीक्षण कैसे होगा वो भी हम आज की कक्षा में आपको सिखाने वाले हैं। और ऐसी संघात्मक व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ऐसी संघात्मक व्यवस्था को, ऐसी हम बनाना सिखाएंगे आपको कि संघात्मक व्यवस्थाएं कैसे बनाई जाती हैं। ऐसी संघात्मक व्यवस्था को, ऐसी संघात्मक व्यवस्था को केंद्रीयकरण के आधार पर, केंद्रीयकरण के आधार पर, केंद्रीयकरण के आधार पर, केंद्रीयकरण के आधार पर समझा जाता है। केंद्रीयकरण के आधार पर समझा जाता है।
केंद्रीकरण के आधार पर समझा जाता है। तो बात उन्होंने ये बताई कि अगर जो हिंदी में शब्दावली आपके सामने आती है जिसमें आपने संघात्मक व्यवस्था कहा, तो जो आपने संघात्मक व्यवस्था कहा, अगर आप उसको अंग्रेजी भाषा में फेडरल सिस्टम कहने का प्रयास करेंगे तो आपको इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करके चलना पड़ेगा कि ऐसी संघात्मक व्यवस्था को राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम कहा जाता है, नंबर 1। और ऐसी संघात्मक व्यवस्था में से राज्य रूपी इकाइयों को अलग होने का अधिकार होता है, नंबर 2। तो इस प्रकार के जो आपके वाक्य हैं ये हमारी संघात्मक व्यवस्था में कैलकुलेट ही नहीं होते, ये यूएसए की संघात्मक व्यवस्था में कैलकुलेट होते हैं। और अगर ऐसे वाक्य यूएसए की संघात्मक व्यवस्था में कैलकुलेट होते हैं तो अगर आप यूएसए की संघात्मक व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो वहां पर आपका भाव क्या हो जाना चाहिए? केंद्रीयकरण का भाव हो जाना चाहिए। दूसरा रास्ता बाबा साहब अंबेडकर की ओर से क्या रखा गया? बड़े अच्छे दूसरा रास्ता उनकी ओर से रखा गया कि भैया अगर आप संघात्मक व्यवस्था को क्या कहना चाहते हैं, यूनियन सिस्टम कहना चाहते हैं तो कह दो। अगर आप संघात्मक व्यवस्था को यूनियन सिस्टम कहना चाहते हैं तो आप कह दो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां आपको क्या है, 2 प्रकार के अलग वाक्यों का प्रयोग करना पड़ेगा। यहां नंबर 1 पे आपको यह कहना पड़ेगा कि राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं। राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं। राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं। और दूसरा वाक्य आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा? वो आपको यह प्रयोग करना पड़ेगा कि राज्य रूपी इकाइयों को इससे अलग होने का अधिकार नहीं। राज्य रूपी इकाइयों को इससे अलग होने का अधिकार नहीं। 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 तो इस प्रकार के जो आपके वाक्य हैं ये कहां कहां की संघात्मक व्यवस्था में मिलेंगे? ये एक तो आप बता सकते हैं कि कनाडा, और कनाडा के साथ आप क्या जोड़ेंगे? इंडिया जोड़ेंगे। और यहां से ये बताना भी आपके लिए क्या हो जाएगा? वेरी कन्वीनियंट हो जाएगा कि संघात्मक व्यवस्था को अपनाए जाने के संदर्भ में हमने यूएसओ को फॉलो नहीं किया है, बल्कि हमने किसको फॉलो किया है? कनाडा के संविधान को फॉलो किया है। ओके। और अगर आप संघात्मक व्यवस्था में इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो फिर आपको यहां पर कुछ और भी तो बता के चलना पड़ेगा। अगर आप संघात्मक व्यवस्था में इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करके चलेंगे तो यहां पर आपको क्या कुछ और भी तो बताना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या बताना पड़ेगा कि ऐसी संघात्मक व्यवस्था को ऐसी संघात्मक व्यवस्था को विकेंद्रीकरण के आधार पर समझा जाता है। ऐसी संघात्मक व्यवस्था को विकेंद्रीकरण के आधार पर समझा जाता है। विकेंद्रीकरण के आधार पर समझा जाता है ना। तो देखो, परेशान मत होना। वो क्या करेगा, वो आपको कैसे परेशान करेगा? वो कहेगा कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था से भिन्न है। तो 4 प्रकार के ऑप्शन आपको दे देगा, है ना। आप जिस तरीके से हम आपको कैलकुलेशन कराना सिखा रहे हैं, आप उस तरीके से अपना व्यवहार लेकर के आएंगे, ठीक है। हम उसको भी समझ रहे हैं, हम आपको भी समझ रहे हैं, और हमें आपको क्या समझाना है ये भी हमारी समझ में पूरा है। तो इसको हमने ये टाइटल दिया कि आपकी संघात्मक व्यवस्था में कुछ ऐसा, संविधान सभा में कुछ ऐसा हुआ कि संविधान सभा के सदस्यों के मध्य एक वैचारिक मतभेद का धरातल पैदा हुआ, और संविधान सभा के सदस्य कहने लगे कि भैया जी, हिंदी में जो आपकी शब्दावली है जिसको आप संघात्मक व्यवस्था कह रहे हैं, उसको अंग्रेजी में हम क्या कहें? हम उसको अंग्रेजी में फेडरल सिस्टम कहें या अंग्रेजी में उसको यूनियन सिस्टम कहें?
तो रास्ता किसने दिया? रास्ता दिया बाबा साहब अंबेडकर ने। और आप आर्टिकल 1 को भी अपना सहारा बना सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने तरीका आपको बताया है कि उन्होंने किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करना सिखाया, कि अगर हिंदी में जो आपकी संघात्मक व्यवस्था है, अगर आप उसको इंग्लिश में क्या कहोगे, अगर आप उसको इंग्लिश में फेडरल सिस्टम कहोगे, तो आपको किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर आप उसको इंग्लिश में यूनियन सिस्टम कहोगे, तो आपको किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करके चलना पड़ेगा। यह मामला किसने बताया? बाबा साहब अंबेडकर ने बताया। अब हमें करना है परीक्षण। परीक्षण हम करेंगे। मान लीजिए आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि भाई हिंदी में आपको क्या मिला? संघात्मक व्यवस्था आपको मिला। हिंदी में आपको क्या मिला भी? संघात्मक व्यवस्था आपको मिला। तो इस संघात्मक व्यवस्था को अगर आपको क्या कहना है? फेडरल सिस्टम कहना है। क्या कहना है? फेडरल सिस्टम कहना है। तो रास्ता तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं भी, है ना? रास्ता तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो अगर आप इसको फेडरल सिस्टम कहने की बात करेंगे तो रास्ता ऑलरेडी आपके सामने आ गया है। और एक बात हम आपको यहां पे बताना चाहेंगे कि अगर आपको हिंदी में जो संघात्मक व्यवस्था उसको इंग्लिश में फेडरल सिस्टम कहना है, तो ये तो है ही है। आपको संदर्भ किसका लेना है? आपको यहां पर संदर्भ किसका लेना है? तो आपको संदर्भ किसका लेना है? यूएसए की संघात्मक व्यवस्था का लेना है। यूएसए की संघात्मक व्यवस्था का संदर्भ आपको लेना है। यूएसए की संघात्मक व्यवस्था, यूएसए की संघात्मक व्यवस्था का संदर्भ आपको लेना है। और आप ये भी बता के चलेंगे, है ना, यूएसए की संघात्मक व्यवस्था को ही, यूएसए की संघात्मक व्यवस्था को ही, यूएसए की संघात्मक व्यवस्था को ही, यूएसए की संघात्मक व्यवस्था को ही मूल संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। 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 इसका मतलब ये बन के आया, इसका मतलब ये बन के आया कि संघात्मक व्यवस्था का उदय, संघात्मक व्यवस्था का उदय, संघात्मक व्यवस्था का उदय, संघात्मक व्यवस्था का उदय बराबर क्या हो जाता है? यूएसए हो जाता है। संघात्मक व्यवस्था का उदय बराबर क्या हो जाता है? यूएसए हो जाता है। अब इसको हम किस प्रकार से समझ के चलेंगे कि अगर जो हिंदी में संघात्मक व्यवस्था है उसको आपको इंग्लिश में फेडरल सिस्टम कहना है, रास्ता ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, लेकिन आपको यहां पर रेफरेंस किसका लेना पड़ेगा? यूएसए की संघात्मक व्यवस्था का रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और यूएसए की संघात्मक व्यवस्था को ही आप क्या बताएंगे? मूल संघात्मक व्यवस्था बताएंगे। यानी कि अगर आपको कभी भी संघात्मक व्यवस्था की ही अगर मुख्य विशेषताएं आपको बतानी पड़ जाएं, तो संघात्मक व्यवस्था की ही अगर आप मुख्य विशेषताएं बतलाने का प्रयास करेंगे तो आपको मूल संघात्मक व्यवस्था के व्यवहार को अपनाना पड़ेगा। और संघात्मक व्यवस्था का मूल व्यवहार आपको कहां नजर आता है? यूएसए के अंदर आपको नजर आता है। ये बातें दिमाग में क्या है? फिट हो जानी चाहिए। ये बातें क्या दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। हुआ क्या उस समय? हुआ ये कि यहां पे हम एक हेडिंग बना लेते हैं कि ग्राउंड ऑफ सक्सेस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, यानी कि अमेरिकन क्रांति की सफलता का धरातल। क्या कहेंगे? अमेरिकन क्रांति की सफलता का धरातल। तो अमेरिकन क्रांति की सफलता के धरातल में क्या है? हमको यह कहने का मौका मिल जाता है कि 13 उपनिवेश ब्रिटेन के, 13 उपनिवेश ब्रिटेन के राजनीतिक नियंत्रण से आजाद हुए, राजनीतिक नियंत्रण से आजाद हुए, राजनीतिक नियंत्रण से क्या हुए? आजाद हुए, है ना। अब इनके साथ क्या जोड़ो? अब इनके साथ ये जोड़ो कि एक खतरे का धरातल। इनके साथ क्या जोड़ो? एक खतरे का धरातल, एक खतरे का धरातल। और खतरे का धरातल क्या बना? खतरे का धरातल ये बना
कि कहीं ये 13 भौगोलिक क्षेत्र कि कहीं ये 13 भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरे पर आक्रमण की स्थिति में ना आ जाएं, एक दूसरे पर आक्रमण की स्थिति में ना आ जाएं, एक दूसरे पर आक्रमण की स्थिति में ना आ जाएं। एक बात और जोड़ के चलो, यदि ऐसा होता, हम ये कह सकते हैं यदि ऐसा होता तब अमेरिकन क्रांति, यदि ऐसा होता तब अमेरिकन क्रांति की सफलता, अमेरिकन क्रांति की सफलता ही नकारात्मक बन जाती, अमेरिकन क्रांति की सफलता ही नकारात्मक बन जाती, अमेरिकन क्रांति की सफलता ही क्या बन जाती भाई, नकारात्मक बन जाती, अमेरिकन क्रांति की सफलता ही क्या बन जाती, नकारात्मक बन जाती। यानी कि अमेरिकन क्रांति की जो आपकी सफलता है उसके बाद आप ये तो बताते हैं कि 13 प्रकार के जो उपनिवेश रहे थे ब्रिटेन के, वो ब्रिटेन के राजनीतिक नियंत्रण के समक्ष आजादी या स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे के समक्ष क्या है, डर का भाव है, या एक दूसरे के समक्ष क्या है, खतरे का भाव है। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपस में पारस्परिक संघर्षों में क्या है, लिप्त हो जाएं। एक दूसरे के भौगोलिक क्षेत्रों के समक्ष अपने अपनी भौगोलिक श्रेष्ठता को स्थापित किए जाने के संदर्भ में कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे के सापेक्ष आक्रमण की स्थिति में आ जाए। और यदि ऐसा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, है ना, हमारी इज्जत की जो एक डिग्निटी है वो तो नकारात्मक होगी। साथ ही साथ अमेरिकन क्रांति की जो सफलता है वो अपने आप ही क्या बन जाएगी, नकारात्मक बन जाएगी, वो अपने आप ही क्या बन जाएगी, नकारात्मक बन जाएगी। तो आवश्यकता क्या महसूस हुई, आवश्यकता क्या महसूस हुई उस समय, आवश्यकता क्या महसूस हुई? तो आवश्यकता यह महसूस हुई कि कैसे अपने आप को पारस्परिक संघर्षों से बचाया जाए, कि कैसे अपने आप को पारस्परिक संघर्षों से बचाया जाए, कि कैसे अपने आप को पारस्परिक संघर्षों से बचाया जाए। ओके, कि कैसे अपने आप को पारस्परिक संघर्षों से बचाया जाए। तो मामला क्या बना, मामला ये बना कि 13 प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों ने आपस में समझौता करके, 13 प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों ने आपस में समझौता करके, 13 प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों ने आपस में समझौता करके एक व्यवस्था बनाई। इसी व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था के नाम से जाना गया। इसी व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था के नाम से जाना गया। इसी व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था के नाम से जाना गया। इसी व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था के नाम से जाना गया। तो ऐसा व्यवहार आपको करके चलना पड़ेगा। समय की महत्ता समझो, आपकी सफलता जरूरी है, ठीक है। और अगर आपकी सफलता जरूरी है तो थोड़ी गहराइयां आपको बनानी पड़ेंगी। एक बात हमने पहले आपको बताई, पूरा प्रॉपर आपको नोट्स बना करके चलना है। अब हम आपको परीक्षण करना सिखा रहे हैं कि जो रास्ते बाबा साहब अंबेडकर की ओर से आपको दिए गए थे कि अगर हिंदी में शब्दावली संघात्मक है तो आप उसको फेडरल कहेंगे तो आपका व्यवहार कैसा आ जाना चाहिए, अगर आप उसको यूनियन सिस्टम कहेंगे तो आपका व्यवहार कैसा आ जाना चाहिए। तो अगर संघात्मक व्यवस्था को इंग्लिश में आपको फेडरल सिस्टम कहना है तो रेफरेंस आपको कहां का लेना पड़ेगा, यूएसए का आपको लेना पड़ेगा। और यूएसए की पूरी कहानी शुरुआती में
है ना, कैसे कैसे आप लेकर के चलेंगे। हमने देखे यहां भी लिखने में कोई कंजूसी नहीं की है, क्योंकि जितना बेहतरीन आपका नोट्स बन जाएगा, हमको पता है कि नोट्स अगर हम 4 के रूप में आपको देंगे तो 10 आप उसको अपने आप ही बना लोगे, पर 4 के रूप में नोट्स हमको देकर के चलना तो पड़ेगा। तो इसलिए पूरा लैंग्वेज ओरिएंटेड हमने आपको लिख करके बता दिया है कि क्या क्या उस समय हुआ, किस तरीके से आप इन बातों को क्या है लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है, तो सारी बातें ये बिल्कुल आपके दिमाग में क्या आ जानी चाहिए, ये सारी की सारी बातें क्या है बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, कुछ क्लासें एक्स्ट्रा हो जाएंगी लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फायदा आप लोगों का जरूरी है और वो फायदा आपका बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा पूरी कहानी आपके समझ में आ रही होगी। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यूएसए में क्या है, यूएसए में है और राज्य रूपी इकाइयां। यूएसए में क्या है भाई, यूएसए में क्या है, ये इस तरीके से हमने क्या बना ली है, और राज्य रूपी इकाइयां बना ली है ना। अब अगर हम ये कहें कि यहां से जोड़ के चलें कि अमेरिकन क्रांति, अगर हम ये जोड़ के चलें कि अमेरिकन क्रांति की सफलता के धरातल पर, अमेरिकन क्रांति की सफलता के धरातल पर, ओके, अमेरिकन क्रांति की सफलता के धरातल पर स्वतंत्र कौन हुआ, स्वतंत्र कौन हुआ, स्वतंत्र कौन हुआ, अमेरिकन क्रांति की सफलता के धरातल पर स्वतंत्र कौन हुआ। तो फिर आपका आंसर किस रूप में आ जाना चाहिए, तो फिर आपका तो यहां पर आंसर आ जाना चाहिए, वो किस रूप में आ जाना चाहिए, राज्य रूपी इकाइयों के रूप में आ जाना चाहिए, राज्य रूपी इकाइयों के रूप में आ जाना चाहिए, राज्य रूपी इकाइयों के रूप में आ जाना चाहिए। और जो खतरे का धरातल या आवश्यकता का धरातल हमने जो जोड़ा है वो राज्य रूपी इकाइयों के साथ ही तो जोड़ा है। तो आपको ये बात कह के चलना पड़ेगा कि हमने छोटे छोटे जैसे ऐसे सर्कल बना लिए हैं, तो ये क्या है, ये हम ये कह के चलेंगे कि अमेरिकन क्रांति की सफलता के धरातल पर स्वतंत्र कौन हुआ। अपने आप से सवाल पूछेंगे तो अमेरिकन क्रांति की सफलता के धरातल पर स्वतंत्र कौन होता है, राज्य रूपी इकाइयां होती हैं। अब ये पारस्परिक संघर्षों में लिप्त ना हो जाएं, अपने आप को विकास के पथ पर आगे बढ़ा लें, तो एक व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी और उस व्यवस्था को बनाने का जब कार्य आप दिखाएंगे तो स्वतंत्र कौन है, मैं फिर वही कहूंगा, स्वतंत्र कौन है, राज्य रूपी इकाइयां हैं। और भैया जी जो स्वतंत्र हैं तो पावर किसके पास है, उन्हीं के पास है। जो स्वतंत्र हैं पावर किसके पास है, उन्हीं के पास है। तो ये क्या करेंगे, ये जो आपकी राज्य रूपी इकाइयां हैं ये अपने अंदर से क्या निकालेंगी, ये अपने अंदर से शक्तियां निकालेंगी। आपसी समझौते के धरातल पर ये अपने अंदर से क्या निकालेंगी भी, ये अपने अंदर से क्या निकालेंगी, ये अपने अंदर से शक्तियां निकाल के चलेंगी। यानी कि ये जो व्यवस्था वहां पर बन रही है, ये जो व्यवस्था वहां पे बन रही है, इस व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि पावर का जो फ्लो है वो बाहर से अंदर की ओर है। ये आपके समझ में आना चाहिए। इस व्यवस्था में जो पावर का फ्लो है वो पावर का फ्लो कहां से कहां है, वो बाहर से कहां है भाई, बाहर से अंदर की ओर है। और अगर इस व्यवस्था में पावर का फ्लो बाहर से अंदर की ओर है तो अब आपको कुछ काम यहां पे क्या है करना पड़ जाएगा। किसी प्रकार की कोई कंजूसी क्या है हमको लेकर के नहीं चलनी है। तो ये विचार करना होता है कि स्वतंत्र कौन हुआ, स्वतंत्र हुआ राज्य रूपी इकाइयां, और जो स्वतंत्र हुए तो शक्ति किसके पास है, उन्हीं के पास है। व्यवस्था किसको बनानी है, व्यवस्था उन्हीं को बनानी है। तो उन्होंने अपने अंदर से क्या है, उन्होंने अपने अंदर से शक्तियां निकाली हैं और अपने अंदर से शक्तियां निकाल के ये शक्तियों का क्या है, सेंट्रलाइजेशन है। आप देख पा रहे होंगे कि जब पावर का फ्लो बाहर से अंदर की ओर हो रहा है और सारी शक्तियां एक ही व्यवस्था में एक बिंदु में आकर के सिमट रही हैं, इस बिंदु को क्या कहेंगे, है ना, इस बिंदु को क्या कहेंगे, इस बिंदु को आप क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। और केंद्र के चारों ओर क्या बन जाएगा, तो केंद्र के चारों ओर क्या बन जाएगा आपका, यह राज्य रूपी क्या बन जाएंगे, आपकी इकाइयां बन जाएगी। यानी कि अब यहां पर हम दो प्रकार के व्यवहार बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकन संघात्मक व्यवस्था, अमेरिकन संघात्मक व्यवस्था, अमेरिकन संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत, अमेरिकन संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत और राज्य रूपी इकाइयों, ये कहना पड़ेगा आपको, फंसाता है यहां पर वो, राज्य रूपी इकाइयों,
राज्य-रूपी इकाइयों का अस्तित्व, राज्य-रूपी इकाइयों का अस्तित्व पहले आया तथा केंद्र का बाद में, तथा केंद्र का बाद में, तथा केंद्र का बाद में, तथा केंद्र का बाद में। आपके सामने पूरी कहानी बनी हुई है। आपको ये कहने का मौका मिल गया है कि अमेरिकन संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य रूपी इकाइयों का जो आपका अस्तित्व है वो पहले है और केंद्र क्या है, बाद में बना है। और क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सत्य का फ्लो कहां से कहां है, कि फ्लो ऑफ द पावर क्या है, बाहर से अंदर की ओर है, तो हम ये कहेंगे कि अमेरिकन क्रांति, अमेरिकन क्रांति, अमेरिकन क्रांति, सॉरी, हम ये कहेंगे अमेरिकन संघात्मक व्यवस्था, अमेरिकन संघात्मक व्यवस्था, अमेरिकन संघात्मक व्यवस्था का उद्भव, अमेरिकन संघात्मक व्यवस्था का उद्भव, अब क्या कहोगे भाई, केंद्रीयकरण, क्या कहेंगे, केंद्रीयकरण के आधार पर हुआ, 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 है ना, ये कहेंगे कि भाई केंद्रीयकरण के आधार पर हुआ। ठीक है, ये यात्रा ऐसे नहीं कि एक या दो क्लास में वाइंड अप हो जाएगी, ये यात्रा आपकी लंबी चलेगी, गहरी चलेगी, है ना, क्योंकि आप समझ जाओ हमको ये काम क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मामला भारतीय संविधान की विशेषताओं का है, तो थोड़े कंपैरिजन तो आपको लेकर के चलने पड़ेंगे, और अगर उसको भारतीय संविधान की विशेषताओं से ही सवाल देना है तो आप ये बात मान के चल सकते हैं कि अगर वो बढ़िया सवाल बनाने की स्थिति में आ जाएगा तो संघात्मक व्यवस्था को आधार बना करके बातचीत होने की संभावनाएं रह जाएंगी। अब हमको रास्ते तो पूरे खुले हुए हैं, है ना, अब हमको कैसे कैसे वाक्यों का प्रयोग करना है, हमको ये कहना है कि अमेरिका, अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था, अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था, अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था, कोमा, राज्य रूपी इकाइयों, राज्य रूपी इकाइयों, राज्य रूपी इकाइयों, राज्य रूपी इकाइयों के, राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम रही, राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम रही, राज्य रूपी इकाइयों के आपसी समझौते का परिणाम रही, है ना। अब इस वाक्यों को अपनाने में आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या किसी भी प्रकार की कोई दुविधा देखो नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप एक बात देखो कि अमेरिकन क्रांति की सफलता के धरातल पर हमने क्या सेंटेंस बनाया था कि अमेरिकन क्रांति की सफलता के धरातल पर स्वतंत्र कौन हुआ, और राज्य रूपी इकाइयां, है ना, तो पूरा ग्राउंड आपके सामने बनाया हुआ है ना। तो अब आपको फाइनली ये कहना पड़ेगा कि राज्य रूपी इकाइयों ने आपस में समझौता किया, अपने अंदर से शक्तियां बाहर निकाली और एक केंद्र को क्या किया, पैदा किया। अब केंद्र की जिम्मेदारी होगी, अब क्या होगा, केंद्र की जिम्मेदारी होगी कि राज्य रूपी इकाइयों को पारस्परिक संघर्षों में लिप्त होने से बचाए और राज्य रूपी इकाइयों को लगातार यह समझाने का कार्य करे कि भैया आपको विकास के पथ पर क्या है, आगे बढ़ते रहना है। लेकिन बात क्या है, बात क्या है कि अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में सब कुछ किसके हाथों में है, राज्य रूपी इकाइयों के हाथों में है। अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में सब कुछ किसके हाथों में है, राज्य रूपी इकाइयों के हाथों में है। तो अब आपको इस वाक्य के साथ साथ क्या वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा कि राज्य रूपी इकाइयों को, राज्य रूपी इकाइयों को, राज्य रूपी इकाइयों को इस संघात्मक व्यवस्था, इस संघात्मक व्यवस्था, इस संघात्मक व्यवस्था, इस संघात्मक व्यवस्था से अलग होने का अधिकार, इस संघात्मक व्यवस्था से अलग होने का अधिकार, इस संघात्मक व्यवस्था से अलग होने का अधिकार उनको अधिकार है। वो बात अलग है कि आज तक कोई भी जो राज्य रूपी इकाई है इस संघात्मक व्यवस्था से अलग नहीं हुई है, लेकिन राज्य रूपी इकाइयों के पास सब कुछ है, तो उनको यह मौका दिया गया है कि क्योंकि आपने समझौता किया था, अगर आप किसी भी राज्य रूपी इकाई को ऐसा लगता है कि हमें इस समझौते के बिहाफ पे अपना विकास नहीं कराना है, तो वो इस संघात्मक व्यवस्था से क्या है, अलग होने का अधिकार रखती है। यही रास्ता कौन बता रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर भी आपको बता रहे थे। तो फाइनली एक वाक्य और आपको प्रयोग करने का मौका मिल जाएगा,
अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमेरिका की जो आपकी संघात्मक व्यवस्था है उसमें आप एक वाक्य का प्रयोग और करेंगे। इसमें कहना पड़ेगा कि अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था, अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था, अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था, अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था, क्या कहोगे भाई? यह कहना पड़ेगा अविनाशी, अविनाशी, अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। यानी कि वहां राज्यों का विनाश या नाश कहीं कभी भी नहीं होना है, क्योंकि स्वतंत्र इकाइयों के रूप में सबसे पहला अस्तित्व किसके पास था? वो राज्य रूपी इकाइयों के पास था। लेकिन अगर राज्य रूपी इकाइयां वहां की संघात्मक व्यवस्था से अलग हो जाती हैं तो फिर भी राज्य रूपी इकाइयां एक स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यवहार कर सकती हैं। लेकिन अगर राज्य रूपी इकाइयां वहां की संघात्मक व्यवस्था से अलग होती हैं तो वहां की संघात्मक व्यवस्था का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ आपको बहुत ठहराव के साथ क्या है? बनाना आना चाहिए। शुरुआत में इस प्रकार के परीक्षण आपको लेकर के चलने पड़ेंगे, है ना। आज हमने संयुक्त राज्य अमेरिका का परीक्षण करना आपको सिखा दिया है। आज हमने क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का परीक्षण करना आपको सिखा दिया है। और इस तरीके से आपको क्या है? व्यवहार करके चलना है। एक चीज और याद रखना, है ना। हालांकि इसको हम अलग तरीके से भी आपको समझा सकते हैं कि जब मामला किसका आता है? संघात्मक व्यवस्था का आता है। जब मामला किसका आता है? संघात्मक व्यवस्था का आता है। तो संघात्मक व्यवस्था में अब यह मामला कहीं भी जाए, चाहे कनाडा की ओर जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया की ओर जाए, चाहे भारत की ओर आए, चाहे यूएसए की ओर आए, संघात्मक व्यवस्था में हमेशा आपको क्या दिखाना होता है? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन अनिवार्य धरातल, शक्तियों का विभाजन कोमा एक अनिवार्य धरातल, शक्तियों का विभाजन कोमा एक अनिवार्य धरातल, शक्तियों का विभाजन कोमा एक अनिवार्य धरातल क्या आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर आप इस शक्तियों के विभाजन को आप कहां जोड़ना चाहेंगे? अगर आप यूएसए के साथ जोड़ना चाहेंगे, शक्तियों के इस विभाजन को अगर आप कहां जोड़ना चाहेंगे? यूएसए के साथ जोड़ना चाहेंगे, तो यूएसए में शक्तियों का विभाजन क्या है? वहां पर आपको, वहां भी आपको क्या मिलेंगी? सूचियां आपको मिलेंगी। और वहां जो आपको सूचियां मिलेंगी वो सूचियां किस रूप में आती हैं? केंद्र सूची, केंद्र सूची। और किस रूप में मिलती है? राज्य सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची। तो केंद्र सूची में जो तमाम प्रकार के विषय आपके शामिल होंगे उन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। और राज्य सूची में जो आपके तमाम प्रकार के विषय शामिल होंगे उन पर कानून कौन बनाएगा? वहां भी राज्य बनाएगा। लेकिन अगर हम यूएसए की संघात्मक व्यवस्था में, अगर हम यूएसए के संघात्मक व्यवस्था में कैलकुलेशन किसकी करें? अवशिष्ट शक्तियों की करें। यह सवाल बहुत आया है। अगर हम यूएसए के संघात्मक व्यवस्था में कैलकुलेशन किसकी करें? अवशिष्ट शक्तियों की करें। अवशिष्ट शक्तियों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रेसिडुअल पावर्स कहा जाता है। तो अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या होगा? कि वो तमाम प्रकार के विषय जो ना तो केंद्र सूची में है और ना ही कहां पर? राज्य सूची में है। तो वहां की, है ना, तो जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी वहां किसके पास होंगी? वहां अवशिष्ट शक्तियां जो होंगी वहां केंद्र के पास नहीं होंगी, बल्कि किसके पास होंगी? राज्य के पास होंगी। बल्कि किसके पास होंगी? राज्य के पास होंगी। तो जब वो सवाल कंपैरिजन पर आधारित होकर के देगा तो ये तमाम प्रकार के व्यवहार आपको करने आ जाने चाहिए। वहां अवशिष्ट शक्तियों को लेकर के कई बार सवाल पूछा गया है। यह बताना तो बहुत आसान हो जाता है कि मामला अगर संघात्मक व्यवस्था का है तो डिवीजन ऑफ पावर्स हमको लेकर के चलना पड़ेगा वहां भी। और डिवीजन ऑफ पावर जनरली किसके बिहाफ पे होगा? सूचियों के बिहाफ पे होगा। तो वहां सूचियां आपको दो प्रकार की मिल रही हैं, एक केंद्र सूची आपको मिल जाती है और एक आपको क्या? राज्य सूची आपको मिल जाती है। केंद्र सूची में तमाम प्रकार के विषय जो शामिल होंगे, कानून कौन बनाएगा? आपका केंद्र बनाएगा। और राज्य सूची में जो तमाम प्रकार के कानून शामिल होंगे, विषय शामिल होंगे, तो कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। लेकिन ऐसे तमाम प्रकार के विषय जो ना तो केंद्र सूची में शामिल हैं और ना ही राज्य सूची में शामिल हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? अवशिष्ट शक्तियां कहेंगे, यानी कि रेसिडुअल पावर्स कहेंगे। और क्योंकि वहां
पहला अस्त्र तो किसका है? राज्य रूपी इकाइयों का है। तो वहां की संघात्मक व्यवस्था में जो आपके अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के हाथों में आपको नहीं देनी पड़ेंगी, बल्कि आपको राज्य के हाथों में देनी पड़ेंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चर्चा को बहुत ज्यादा लेंदी तो नहीं बनाते हैं, है ना, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो एक ड्यूरेशन मेंटेन करके चलना होता, ताकि आप लोगों को ज्यादा असुविधाओं का सामना ना करके चलना पड़े। आज की चर्चा में हमने दो प्रकार की बातें की कि आपकी संघात्मक व्यवस्था में जो एक वैचारिक मतभेद पैदा हुआ, संघात्मक व्यवस्था को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, उसके संदर्भ में उसका हल बाबा साहब अंबेडकर ने कैसे दिया, वो तमाम प्रकार की बातें हमने की। और आज हमने यूएसए की संघात्मक व्यवस्था का परीक्षण किया है। अब कल की क्लास में आपको क्या करके चलना पड़ेगा? कल की क्लास में पहले आपको भारतीय संघात्मक व्यवस्था का ऐसा ही परीक्षण आपको करना पड़ेगा, फिर आप संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं लेकर के चलेंगे कल की क्लास में। और जब आप संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं लेकर के चलेंगे तो मैंने तरीका आपको बताया है, आपको मूल संघात्मक व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। और मूल संघात्मक व्यवस्था कहां पर है? यूएसए के पास है। फिर अगली क्लास में हम आपको बताएंगे नए तरीके से कि संघात्मक व्यवस्था के कितने सारे प्रकार होते हैं, है ना। यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप पढ़ेंगे तो क्या कैसा व्यवहार आपका हो जाना चाहिए, परपेंडिकुलर फेडरलिज्म आप पढ़ेंगे तो आपका कैसा व्यवहार हो जाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म आप पढ़ेंगे तो आपका कैसा व्यवहार हो जाना चाहिए, पॉली फेडरलिज्म आप पढ़ेंगे तो आपका कैसा व्यवहार हो जाना चाहिए, है ना। तो वो ये कुल मिलाकर के संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में ही एक आज की चर्चा है। इसके अलावा दो प्रकार की क्लासेस और आपको मिलेंगी। उम्मीद करता हूं कि आप इन तमाम प्रकार की बातों का वेलकम करके चलोगे, इन तमाम प्रकार की बातों के अनुसार क्या व्यवहार करके चलोगे। अगर कहीं कोई असुविधा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उसको आप उठा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आपको लाभ देना है, आपकी तैयारी को आसान बनाना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कक्षाओं के साथ आपको जुड़ के कार्य करना है, चाहे आपका सूर्यकरण बैच हो, या चाहे आपका अभिजय बैच हो, या चाहे आपका क्या हो, संकलन बैच हो। आगामी योजनाएं बहुत सारी हैं जो धीरे धीरे आपके सामने आते रहेंगी। हमें तो आपके बीच में रहना है और आपके लिए कार्य करना है, बात खत्म हो गई। आप जानते हैं बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं है, है ना, और आपकी सफलता को ध्यान में रखते हुए ही ये इस प्रकार की कैलकुलेशन हो रही है ना। और इनके साथ आपको जुड़ के काम करना है, व्यवस्थित तरीके से आपको अपना नोट्स बनाना है, अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा लेना है, और इन चर्चाओं का आत्मसातीकरण करते हुए यह भी तय करना है कि सवाल किस तरीके से बनेंगे, क्या भाषा आपके परीक्षा की हो सकती है ना। तो कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।